वेलकम टू तेजस कॉमर्स क्लासेस। आज हम बिजनेस स्टडीज़ के अंदर स्टार्ट करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स की। प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर हमारे पास दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है नॉन कॉरपोरेट एंटरप्राइज, दूसरा होता है कॉरपोरेट एंटरप्राइज। ओके, नॉन कॉरपोरेट एंटरप्राइज के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप आता है, पार्टनरशिप आता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हम HUF भी बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती है एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज आती है। चलिए फर्स्ट हम देखेंगे नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज के बारे में। ठीक है, जिसका फर्स्ट फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जब कोई एक पर्सन अकेला इन्वेस्ट करेगा, अकेले ही सारे रिस्क को बेयर करेगा, और जितने भी एडवांटेजेस या तो फिर लॉसेस होंगे बिजनेस से, वो सारी चीज़ें वो खुद ही लेगा। राइट, जितने भी एडवांटेजेस होंगे वो सारे उस इंसान को मिलेंगे। जितने भी डिसएडवांटेजेस है सिंगल प्रोप्राइटरशिप को, वो भी वो सारे बेयर करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो इंसान खुद ही इन्वेस्ट करेगा, खुद ही सारे रिस्क को बेयर करेगा, सारे एडवांटेजेस को मैनेज करेगा, बिजनेस को भी खुद ही मैनेज करेगा, उसे हम बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप या तो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। ओके, अब कुछ फीचर्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। पहली चीज, फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज इजी। जब आप अकेले बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी फॉर्मेलिटीज बहुत कम हो जाती है, बिकॉज आप अकेले बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आपको किसी सेपरेट लॉ की ज़रूरत नहीं होती है। आप अकेले हो, आपने खुद से ही चीज़ें मैनेज करी है, आपने खुद से ही सारी चीज़ों को एग्रीमेंट दिया हुआ है, तो सेपरेट लॉ की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड है अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। यस, जब इंसान अकेला पूरा बिजनेस मैनेज करेगा तो उसके ऊपर आने वाली सारी की सारी लायबिलिटीज भी तो वही खुद मैनेज करेगा ना, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। देयर इज नो लिमिटेशंस टू दैट सिंपल सिंगल पर्सन। ओके, व्हेन इट कम्स टू लायबिलिटी। सो कभी कभी अगर मान लीजिए कि बिजनेस कभी कभी मान लीजिए बिजनेस को अगर वाइंड अप करने की बारी आ गई, और बिजनेस के पास है बस लेट्स से 1,20,000 रुपीज़ की लायबिलिटी है, बट बिजनेस के पास एसेट्स, टोटल एसेट्स है सिर्फ 1 लाख रुपीज़ की। तो ऐसी कंडीशन में जो ये 20,000 की लायबिलिटी पे करनी है, वो सिंगल पर्सन जो खुद बिजनेस संभाल रहा है, वो खुद की पर्सनल एसेट्स को बेच के भी पे करेगा। तो पर्सनल प्रॉपर्टीज भी लायबल हो जाती है उसकी लायबिलिटीज को मीट करने के लिए, उस फर्म की लायबिलिटीज को मीट करने के लिए। ओके, देन सोल रिस्क बेरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। अब जब इंसान खुद ही पूरा का पूरा रिस्क उठा रहा है, तो जितना भी प्रॉफिट होने वाला है वो भी तो उसे ही मिलेगा ना। हम अपने रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पढ़ते हैं कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट ऑफ चांसेस। राइट, चांसेस जितने बढ़ जाएंगे आपके, राइट। सो जितना ज़्यादा रिस्क उठाओगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांस रहेंगे आपके। तो अगर कोई रिस्क ज़्यादा उठा रहा है, रिस्क भी तो वो खुद उठाएगा ना, तो जितना प्रॉफिट भी होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, वो भी खुद इंसान को मिलेगा, मतलब कि ओनर ऑफ द एंटरप्राइज को मिल जाएगा। यस, कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा सर? जब इंसान अकेला ही पूरा बात संभाल रहा है बिजनेस को, तो कंट्रोल भी तो उसी के हाथ में रहेगा ना। तो कंप्लीट कंट्रोल जो होगा, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस इज हेल्ड विथ प्रोपराइटर हिमसेल्फ। ठीक है, प्रोपराइटर के हाथ में रहेगा। देन नो सेपरेट एंटाइटी फॉर द बिजनेस फ्रॉम द बिजनेसमैन। ओनर इज हेल्ड लायबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। हमने अकाउंटिंग के बेसिक्स में पढ़ा है सर, हमने अकाउंटिंग के बेसिक्स में एक तो सेपरेट एंटाइटी का कंसेप्ट पढ़ा है कि ओनर अपना सेपरेट अलग काउंट करेगा अकाउंट, और जो फर्म है उसकी उसका बिजनेस अलग से काउंट होता है, दैट इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। राइट,
बट जब सोल प्रोप्राइटरशिप की बात आती है ना, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अकेला ही इंसान बिजनेस मैनेज कर रहा है, वही सारे रिस्क उठा रहा है, वही इन्वेस्टर है, वही सारे प्रॉफिट या लॉसेस को एंजॉय करेगा या तो बेयर करेगा। तो ऐसी कंडीशन में उसकी सेपरेट एंटाइटी की प्रिंसिपल को यहाँ पे वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ओनर सारे चीज़ों के लिए, अगर ओनर खुद लायबल है, राइट, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसके लिए लायबल ओनर है, तो फिर उसका अलग से अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सेपरेट एंटिटी वाले कंसेप्ट से अलग है ये चीज़। ओके, तो देर इज नो सेपरेट एंटिटी फॉर द बिजनेस फ्रॉम द बिजनेसमैन इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सारे के सारे जो भी लायबिलिटीज होगी ना, वो ओनर ही तो पे कर रहा है ना। ओके, इसलिए देन लैक ऑफ कंटिन्यूटी, यस। अब जब बिजनेस एंड ओनर आर वन, ठीक है, बिजनेस और ओनर दोनों एक ही है एंड सेम एंटाइटी है, तो अगर मान लीजिए कि ओनर की डेथ हो गई, या तो फिर ओनर अब बिजनेस को कंटिन्यू ही करना नहीं चाहता, या तो किसी वजह से कोई कंडीशन ऐसी आ गई कि अब वो ओनर बिजनेस को रन नहीं कर पा रहा है, तो बेसिकली वो सीधा सीधा बिजनेस के एग्जिस्टेंस को इम्पैक्ट करेगा ना। मतलब कि अब वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, राइट, बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ओके, तो अगर सिंगल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे, तो अगर ओनर को कुछ भी हो जाता है, या तो ओनर बिजनेस को अब आगे बढ़ाने की कंडीशन में नहीं है, तो वो बिजनेस भी अपने आप क्लोज डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे है एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज इजी, बहुत इजी फॉर्मेशन होता है और क्लोज करना भी इजी होता है, क्योंकि सिर्फ सिंगल पर्सन की एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है, यहाँ पे कोई सेपरेट लॉ की ज़रूरत नहीं है। लायबिलिटीज अनलिमिटेड रहती है, सोल रिस्क बैरर है, तो प्रॉफिट भी वो अकेला ही एंजॉय करेगा, कंट्रोल पूरा का पूरा ओनर अकेले के हाथ में रहेगा, देर इज नो सेपरेट एंटाइटी, ओनर और फर्म दोनों एक ही काउंट किए जाएंगे, एंड लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर ओनर कंटिन्यू करना नहीं चाहेगा तो वो फर्म भी अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ मेरिट्स या तो एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप भी देख लेते हैं। क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग। सर मैं खुद अकेला बिजनेस चला रहा हूँ, तो डिसीजन भी तो मुझे अकेले को लेना है, मुझे किसी से ना कंसल्ट करना है, ना किसी के साथ डिस्कस करना है, ना किसी के एडवाइस को सुनना है। जो मेरे दिमाग में डिसीजन बन चुका है मैं उसी डिसीजन को आगे लेके जाऊंगा, तो देर इज नो नीड टू कंसल्ट विद अदर्स, बहुत ही क्विक डिसीजन बन जाएगा। ओके, देन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यस। जब सर तीन लोग मिलकर कोई डिसीजन बनाएंगे, जब तीन लोग मिलकर कुछ डिस्कस करेंगे ना कहीं वो एक दिमाग में रहता है कि यार कोई इस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक ना कर दे। बट जब इंडिविजुअल पर्सन है तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से मेंटेन की जाती है, दैट इज सेक्रेसी कैन बी मेंटेन। ओके, देन डायरेक्ट इंसेंटिव, सारा का सारा प्रॉफिट सिर्फ एक ही इंसान को मिलने वाला है, तो जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो या जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्स्ट्रा वर्क के लिए कमाओगे, वो सीधा सीधा इंसेंटिव के तौर पे आपको डायरेक्ट मिलेगा, कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, बिकॉज सिंगल प्रोप्राइटर है। ओके, देन सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, अब आप खुद के लिए काम करते हो, आप सिंगल सिंगल ओनर हो, है ना, आप सिंगल ओनर हो, और जब आप काम कर रहे हो तो आपके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं है, आप खुद कंट्रोल करते हो पूरे बिजनेस को, मतलब कि आप ही आपके सीनियर हो, आप ही आपके बॉस हो। तो जब आपका काम कंप्लीट होता है ना, और खुद के लिए काम करने में जो सेटिस्फेक्शन लेवल आता है ना, वो शायद दूसरों के लिए काम करने में हमें नहीं आता। तो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मतलब खुद का किया हुआ काम जब सक्सेसफुली कंप्लीट होता है ना, तो वो एक पर्सनल लेवल पे सेटिस्फेक्शन देके जाता है। ओके, उसके बाद है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सो अब ये एक बेनिफिट ये है कि आप जब चाहो तब अपनी अकेले की सिंगल पर्सन अब सोल प्रोप्राइटरशिप के बेस पे फर्म ओपन कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज है, आप अकेले को पूरी करनी है। और ऐसे ही जब आप वाइंड अप करना चाहोगे तो भी वही चीज़ है कि बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज के थ्रू वाइंड अप भी हो जाएगा आपका फर्म। ओके, तो ये रहा वो सारे के सारे जो भी एडवांटेजेस है उसका एक शॉर्ट डायरेक्ट पॉइंट्स के तौर पे हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आप एक बार इसको पॉज करके भी मेंटली गो थ्रू कर सकते हो कि हमने आगे क्या क्या डिस्कस किया था। ओके, देन अगर मेरिट्स है, एडवांटेजेस है, तो लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे। चलिए
वो भी देखते हैं। पहला क्या है सर, लिमिटेड रिसोर्सेज। यस, आप अकेले इन्वेस्ट करते हो इस बिजनेस में, तो आपकी जो कैपिटल है ना वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल है। और आप अगर उस बिजनेस को बहुत लार्ज स्केल पे बढ़ाना भी चाहोगे ना, तो कैपिटल उतनी नहीं है कि आप उसको बहुत लार्ज स्केल पे एक्सपेंड कर सको। तो जब सोल प्रोप्राइटरशिप की बात आती है तो कैपिटल बहुत लिमिटेड हो जाती है एंड बिजनेस का साइज भी स्मॉल ही रहेगा। ठीक है, लिमिटेड लाइफ, यस, 1 पर्सन कंपनी बोल सकते हो। सोल प्रोप्राइटरशिप 1 पर्सन कंपनी है ना, तो जैसे ही वो पर्सन नहीं रहेगा वो 1 पर्सन कंपनी एंड हो जाएगी। तो एज द बिजनेस हैज नो सेपरेट लीगल एंटाइटी, जैसे ही पर्सन वहां से हट जाएगा वो बिजनेस भी हट जाएगा। ओके, अनलिमिटेड लायबिलिटी, यस सर, कभी कभी तो पर्सनल एसेट्स को भी बेच के लायबिलिटीज को पे आउट करना पड़ेगा। हमने ऊपर अभी देखा था ना फीचर्स में। तो पर्सनल प्रॉपर्टीज आर अटैच्ड, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, आपके अलावा कोई है ही नहीं बिजनेस को रन करने वाला, तो लायबिलिटीज भी तो अनलिमिटेड रहेगी। चलिए, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, यस, जरूरी नहीं है कि जो पर्सन, जो ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ओके, जरूरी नहीं है कि पर्सन ने जो बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, वो उसमें बहुत ही एक्सपर्ट लेवल पे एबल हो। कभी कभी क्या होता है कि प्रोपराइटर जो होगा ना वो इतना एफिशिएंट मैनेजरियल फंक्शंस के साथ काम नहीं कर पाता है। वो शायद बिजनेस को रन कर पाएगा, लेकिन जो मैनेजरियल एबिलिटी चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए वो वहां पे नहीं होती है प्रोपराइटर के पास। तो मैनेजरियल एबिलिटी की एक लिमिटेशंस यहाँ पे क्रिएट हो जाती है या तो फील होती है कभी। ओके, तो दीज आर अगेन लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप। आप एक बार देख लो, पॉज करके देख सकते हो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, सेकंड क्या है, जॉइंट हिंदू बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या तो हम HUF बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब सर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब क्या होगा? बिजनेस जो होगा ना वो पूरा का पूरा एक हिंदू फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स के थ्रू चलाया जा रहा है। और ये इंडिया के अंदर आप देखोगे ना तो सबसे पुरानी सिस्टम है बिजनेस को चलाने की। इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ बिजनेस दैट कैन बी सीन ओनली इन इंडिया। ओके, अब कैसे रन करेगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? इट इज गवर्नड बाय प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ। सर, हिंदू लॉ के थ्रू ही इसे चलाया जा रहा है, गवर्नड बाय हिंदू लॉ। जब हम 1 पर्सन कंपनी की बात कर रहे थे ना, वहां पे बहुत ही लिमिटेड लॉ की बात हो रही थी, लेकिन जब हम हिंदू फैमिली की बात कर रहे हैं, HUF की बात कर रहे हैं, तो हिंदू लॉ को हमें फॉलो करना पड़ेगा। बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेसमैन इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली एंड 3 सक्सेसिव जनरेशंस कैन बी मेंबर इन द बिजनेस। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए ये है 3 जनरेशन, जनरेशन ए, उसके बाद जनरेशन बी, जनरेशन सी। जनरेशन ए ऑलरेडी मेंबर्स है, जनरेशन ए के जितने भी मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर्स है। उसके बाद अगर सेकेंड जनरेशन आती है उनको भी मेंबरशिप मिलेगी, थर्ड जनरेशन आती है उनको भी मेंबरशिप मिलेगी। बट सर, क्या इसके लिए हमें 18 ईयर्स का होना ज़रूरी है? मिनिमम एज 18 ईयर्स है? नहीं, हमको हिंदू लॉ में ही बोल दिया गया है कि बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। मतलब जैसे ही 3 जनरेशन तक जिसका भी बर्थ होगा वो बाय बर्थ ही वो उस फैमिली बिजनेस का मेंबर कंसीडर किया जाएगा। ओके, चलिए, देन बिजनेस इज कंट्रोल। सर, कौन कंट्रोल करेगा? बिजनेस को कंट्रोल करेगा हेड ऑफ द फैमिली। हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक इमेज दिखाई गई है, यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली कौन होंगे? ये रहे, ये दादाजी। ठीक है, तो फैमिली हु इज एल्डेस्ट मेंबर एंड इज कॉल्ड कार्ता। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि जॉइंट हिंदू फैमिली या तो HUF के अंदर बिजनेस को कंट्रोल कौन करेगा? तो कंट्रोल्ड बाय कार्ता और एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। अब देखिए, ऑल मेंबर्स मेल एंड फीमेल हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन
ancestor and they are known as co-personers. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जितने भी फैमिली मेंबर्स है ये सारे, ठीक है, जितने भी फैमिली मेंबर्स है उन सबका एक इक्वल ओनरशिप रहेगा, ठीक है, इक्वल ओनरशिप रहेगा प्रॉपर्टी के ऊपर। और जो हेड ऑफ द फैमिली है उसे तो हमने कार्ता बोल दिया, लेकिन बाकी जो मेंबर्स है उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे को पर्सनर्स। ओके, अब फीचर्स क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। पहली चीज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। हमने पढ़ा था हिंदू लॉ के हिसाब से ही उसे मेजर किया जाएगा। तो मिनिमम 2 members from the family and their ancestral property is used for the business। सर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए फैमिली से। ओके, और जो उनके हम बोलते हैं ना हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी है वो अगर है तो उसे यूज कर सकते हो। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 याद रखेंगे कि कौन सा हिंदू लॉ, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ओके, इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनता है कि सर HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या तो हिंदू ज्वाइंट फैमिली बिजनेस को गवर्न कौन करेगा, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और हिंदू लॉ। ओके, लायबिलिटी की बात करेंगे तो मेंबर्स की लायबिलिटी तो लिमिटेड है सर, लेकिन कार्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कार्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लिमिटेड लायबिलिटी टू द मेंबर्स एक्सेप्ट कार्ता, मतलब कि जितने भी मेंबर्स है उनका तो जो इक्वल पोर्शन था प्रॉपर्टी के ऊपर उसके अकॉर्डिंग उनकी लिमिटेड लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, बट कार्ता की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली जो कार्ता है, जो पूरे बिजनेस को कंट्रोल करेगा ना, उसके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटीज हो जाती है। ठीक है, अब कंट्रोल कौन करेगा सर, सोल प्रोपराइटरशिप में तो जो पर्सन खुद ओनर था वही कंट्रोल कर रहा था, राइट। लेकिन यहाँ पे हिंदू ज्वाइंट फैमिली बिजनेस के अंदर कंट्रोल कौन करेगा, तो मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ कार्ता, हेड ऑफ द फैमिली। देखो यहाँ पे हमने ये ग्राफिक के थ्रू समझाया है कि कार्ता जो होगा वो सबको लीड करेगा और बाकी मेंबर्स उन कार्ता के डिसीजंस को फॉलो करते हुए पूरे बिजनेस को परफॉर्म करते जाएंगे। ओके, कंटिन्यूटी सर सोल प्रोपराइटरशिप में तो अगर जो सोल प्रोपराइटर था, ओनर था, उसकी डेथ पे या तो इंसैनिटी पे बिजनेस बंद हो जाता था, लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा है, तो नहीं। द डेथ ऑफ अ मेंबर और कार्ता डज नॉट अफेक्ट द बिजनेस। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या तो हेड ऑफ द फैमिली जिसे हमने कार्ता कहा है उसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा। मेंबर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस बंद नहीं होगा, बट सर अगर कार्ता की डेथ हो जाएगी तो फिर नया कार्ता कौन बनेगा, तो जो हेड ऑफ द फैमिली था, कार्ता था, उसके बाद द नेक्स्ट इमीडिएट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली विल बी द न्यू कार्ता। ओके, चलिए देन माइनर मेंबर्स, यस बाय बर्थ ही मेंबरशिप कंसीडर की जाती है, बाय बर्थ ही मेंबरशिप कंसीडर की जाती है। तो माइनर्स आर ऑल्सो मेंबर्स, बच्चे को जन्मते ही उसे उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर मेंबरशिप मिल जाती है और उसको उसका इक्वल राइट मिल जाता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे कुछ फीचर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फॉर्मेशन जो मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए फैमिली से ही, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स एक्सेप्ट कार्ता, मेंबर्स की लायबिलिटी एकदम लिमिटेड रहेगी लेकिन कार्ता की अनलिमिटेड है। पूरा का पूरा बिजनेस कंट्रोल कौन करेगा, कार्ता, दैट इज हेड ऑफ द फैमिली। कंटिन्यूटी में यस कोई मेंबर मर जाएगा तो भी बिजनेस को कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। कार्ता की डेथ हो जाती है तो उसके इमीडिएट नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन को कार्ता घोषित किया जाता है। माइनर मेंबर्स को यस मेंबरशिप बाय बर्थ ही मेंबरशिप मिलती है। ठीक है, नाउ बोथ मेल एंड फीमेल members in the family have equal rights in the business based on the Hindu Succession Amendment Act। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मेल एंड फीमेल मेंबर्स को इक्वल राइट्स इन द बिजनेस बेस्ड ऑन हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। अब जो हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की बात करी थी ना,
उसको अमेंड किया गया था 2005 में। अमेंड करना मतलब जो भी एक्ट है उसके अंदर करेक्शंस लाना या तो कोई चीज़ों को मॉडिफाई करना। तो यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन हुआ था 2005 में कि मेल और फीमेल दोनों को इक्वल राइट्स मिलेंगे। ओके, देन एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू बिजनेस। ओके, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पहली चीज, इफेक्टिव कंट्रोल, नो कॉन्फ्लिक्ट अमोंग मेंबर्स एज द डिसीजंस आर टेकन बाय कार्ता। यस, भले ही 3 जनरेशंस को कंसिडरेशन में लिया गया है, तो 3 जनरेशंस है तो बेसिकली 10-15 लोग आपकी मेंबरशिप के अंदर आएंगे, बट जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है? कार्ता के हाथ में है ना, हेड ऑफ द फैमिली के हाथ में है। तो हेड ऑफ द फैमिली जो भी डिसीजन सुनाएगा वो दूसरे सारे मेंबर्स को फॉलो या करना पड़ेगा या तो मानना पड़ेगा। कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, मेंबर की डेथ हो जाती है या तो कार्ता की डेथ हो जाती है तो भी एग्जिस्ट करेगा बिजनेस। इवन द डेथ ऑफ कार्ता डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल टेक अप द पोजिशन ऑफ कार्ता। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी। यस, लिमिटेड लायबिलिटी सर एक चीज याद रखनी है, लेकिन ये लिमिटेड लायबिलिटी तो सिर्फ मेंबर्स की है। ठीक है, कार्ता के लिए तो अनलिमिटेड ही रहेगी। ओके, मेंबर्स के लिए लायबिलिटीज लिमिटेड है, कार्ता के लिए लायबिलिटीज अनलिमिटेड रहने वाली है। ओके, इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। यस, फैमिली बिजनेस है तो आपकी लॉयल्टी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि बाहर का कोई पर्सन है ही नहीं मेंबर में, बाहर का कोई पर्सन जो आपको कंट्रोल ही नहीं कर रहा ना, तो आपके अंदर वो एक थॉट नहीं आता है दिमाग में कि यार ये लॉयल है या नहीं है हमारे बिजनेस को लेकर। और कोऑपरेट भी करते हैं, फैमिली है, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे का नेचर बिहेवियर सबको पता होता है, तो किस टाइम पे किस तरह से कोऑपरेट करना है और लॉयल्टी दिखानी है सबको पता है। तो बिजनेस ट्रीटेड एज अ प्राइड टू द फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे लॉयल्टी भी इंक्रीज होती है, कोऑपरेशन भी बहुत अच्छे से किया जाता है। ठीक है, सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके, देन लिमिटेशंस ऑफ द HUF और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पहली चीज क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है। सर कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज? इतने सारे मेंबर्स है, 3 जनरेशंस है, बट इट डिपेंड्स मेनली ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज ना, हमारे पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है उसी को आगे, क्योंकि 3rd जनरेशन है उसके लिए तो 1st जनरेशन की प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल्स प्रॉपर्टी हो गई ना। तो जो न्यू जनरेशन है वो कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेगी, बेसिकली कर भी नहीं पाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइस कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, लास्ट फाइनल जो कॉल होगा वो तो कार्ता का रहेगा। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज यूज करने की बात आती है ना कि एक्स्ट्रा फंड कहाँ से लेके आना है, या तो एक्स्ट्रा फंड क्रिएट कर भी सकते हैं, बट वो हम बाहर से लेके नहीं आएंगे, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज से ही उसके ऊपर ही मेन डिपेंडेंट रहता है पूरा बिजनेस, है ना। तो ये लिमिटेड रिसोर्सिस हमारे लिए डिसएडवांटेज है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कार्ता, जब सर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है तो कार्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड क्यों, है ना। तो जब हीज और हर पर्सनल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो लायबल टू मीट द डेट ऑफ द फर्म। सर मेंबर्स तो लिमिटेड लायबिलिटीज को फॉलो करेंगे तो वो तो उनकी जितनी लायबिलिटी बनती है उतनी पे आउट करके निकल जाएंगे, बट अगर उसके बाद भी अगर कुछ भी नहीं है पे आउट करने के लिए, तो जो कार्ता होगा ना जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, उसको उसके पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी बेच के पे आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कार्ता के केस में। ओके, देन डोमिनेंस ऑफ कार्ता। यस, हमने अभी अभी डिस्कस किया ना कि पूरे के पूरे बिजनेस में डिसीजन मेकिंग का फुल कंट्रोल रहता है कार्ता के ऊपर। तो लीडरशिप ऑफ कार्ता में नॉट बी एक्सेप्टेबल टू ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली विच में रिजल्ट इवन ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली। यस, बहुत फैमिलीज के अंदर हम ऐसे देखते भी है, जो बड़े बड़े बिजनेस फैमिलीज होते हैं, जरूरी नहीं है ना कि जितने भी मेंबर्स हो उनको लीडरशिप स्टाइल जो हमारा कार्ता है उसकी प्रिफरेबल लगे, उसकी वजह से कभी कभी ब्रेकडाउन्स भी होते हैं फैमिलीज के अंदर, मतलब फैमिलीज अलग हो जाती है, झगड़े होने लगते हैं, फिर एट द एंड शायद बिजनेस बंद करना पड़े। ठीक है, तो डोमिनेंस ऑफ द कार्ता, लेकिन अगर कार्ता डोमिनेंस है तब की बात है, अगर कार्ता की लीडरशिप बहुत ही अच्छी है, कार्ता बहुत सही से सारे
मैटर्स को सॉल्व कर रहा है, हैंडल कर रहा है, तो अलग चीज हो जाती है. ओके. देन लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स. कार्ता में नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द एरियाज ऑफ मैनेजमेंट. यस, सोल प्रोप्राइटरशिप की जैसे ही यहाँ पे भी है ये चीज कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या समझा था कि एक ही इंसान है, जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी मैनेजरियल स्किल्स उसके पास हो. कार्ता में भी सेम चीज है, वही कंट्रोल करेगा, वही लीडरशिप है, वही लीडर करने वाला है, लीड वही करेगा पूरे बिजनेस को, वही पूरे बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग करने वाला है. ठीक है. बट उसके पास वो मैनेजरियल स्किल्स ही नहीं है, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है सारे के सारे एरिया. जरूरी नहीं है ना कार्ता फाइनेंस में भी एक्सपर्ट हो, मैनेजमेंट में भी एक्सपर्ट हो, मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट हो, सेल्स में भी एक्सपर्ट हो. तो ये एक लिमिटेशंस है. ठीक है. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द कार्ता. ओके. चलिए, आज इस क्लास के अंदर हम यहाँ तक करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे.